हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एग्जाम में जरूर एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हर एक इंसान को पता होना जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर एक कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमें क्या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और कौन कौन सी ऐसी फोरम्स हैं जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हु इज अ कंज्यूमर। कंज्यूमर होता कौन है एक्चुअली। तो अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं तो कंज्यूमर हम लोग हैं जो कोई भी चीज को कंज्यूम करते हैं। बट अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु टेक्स एनीथिंग अगेंस्ट ए कंसिडरेशन, हु बाइज समथिंग अगेंस्ट अ कंसिडरेशन। आपने कुछ लिया और बदले में आपने कंसिडरेशन दिया, दैट इज नोन एज अ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वो इंसान हो गया जिसने कुछ खरीदा और बदले में आपको कुछ दिया। बट येस, वन थिंग टू बी केप्ट इन माइंड हेयर इज कि अगर वो इंसान, उसका पर्पज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंसान कोई चीज खरीद रहा है उसको रीसेल करने के पर्पज से, उसको दोबारा बेचने के पर्पज से, तो वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा, वो अगेन ए रीसेलर या प्रोड्यूसर ही कहलाएगा। कंज्यूमर सिर्फ वो इंसान कहलाता है जो उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, उस चीज को सिर्फ कंज्यूम करने के लिए या किसी और के लिए खरीदा है, कंजम्पशन पर्पस के लिए ही। अगर आपका पर्पस रीसेलिंग है या उसमें कुछ और सर्विसेज ऐड करके दोबारा से उसको बेचना है तो आप कंज्यूमर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी है। आई विल रीड आउट द डेफिनेशन फॉर यू। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज समथिंग अगेंस्ट कंसिडरेशन and he is using or any other person who is using that product or service but that is not consumer who is reselling it for business। तो आप इसको थोड़ा स्लो करके लिख सकते हैं डेफिनेशन को। इट इज अ ऑथराइज्ड डेफिनेशन कि जो रीसेलिंग के पर्पज से चीजें खरीद रहा है उसको कंज्यूमर नहीं कहा जाता। कंज्यूमर सिर्फ वो इंसान है जो उस प्रोडक्ट को यूज करने के पर्पज से या किसी और के यूज करने के पर्पज से उसको खरीद रहा है। Any person who buys for consideration which has been paid or promised to be paid, credit, deferred payment, installments, etc. It also includes any user of those goods that other than purchased it with approval of buyer but does not include who is purchasing it for reselling। उसी चीज को थोड़ा एक्सेजरेट करके बताया है कि आप अगर अपने कंजम्पशन के लिए उसको खरीद रहे हैं देन इट इज अ कंज्यूमर, इट लीड्स टू कंजम्पशन। बट अगर आप उसको रीसेलिंग के पर्पज से ले रहे हैं तो वो फिर कंज्यूमर नहीं कहलाता है। नाउ एक और चीज है यहाँ पर कि ये सिर्फ गुड्स पे अप्लाइड नहीं है, ये सर्विसेज पे भी अप्लाइड है। ठीक है, तो सर्विसेज के केस में क्या है? A consumer means any person who hires or avails any service for a consideration which has been paid or promised to be paid। पे किया गया है और या पे किया गया, प्रॉमिस किया गया पे करने का। पार्टली पेड एंड प्रॉमिस टू बी पेड, आधी पेमेंट कर दी है, आधी आप बाद में करने का वादा कर गए। एंड अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और आपको कोई भी पुरानी रुकी हुई पेमेंट के अगेंस्ट में भी ये मिल सकती है। तो ये है सर्विसेज के केस में। Now, what do you mean by consumer protection? Till now, we have read who is a consumer, what is it in case of goods, and what is in services. Now, we are going to study what is consumer protection. Consumer protection क्या होता है? Protecting the consumer from unfair and restrictive practices adopted by seller for goods and services. किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस से कंज्यूमर को बचाना इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कभी भी आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है उससे आपको बचाना इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जैसे शर्त के हिसाब से सामान ना देना, एडल्ट्रेटेड मिक्स्ड सामान देना, ठीक है, कंपल्सरी बना देना कि अगर ये चीज खरीद रहे होगे तो इसके साथ ये खरीदनी पड़ेगी, तो वो चीज गलत है। झूठ बोलकर बेच देना, तो ये सारी चीजें आपकी रिस्ट्रिक्टिव में आती है, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। ऐसा कोई भी आप चीज नहीं लगा सकते। अब पहले जो हमारा एक्ट था वो था एक्ट ऑफ 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पहले था अर्लियर, इट वाज द एक्ट ऑफ 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो पास हुआ था वो हुआ था 5 दिसंबर 1986 में। 5 दिसंबर 1986 में पहला वाला कंज्यूमर एक्ट आपका पास हुआ था। अमेंडेड मेनी टाइम्स, उसके बाद बहुत बार इसमें अमेंडमेंट्स आई। सबसे पहली अमेंडमेंट आई थी 1991 में, उसके बाद दूसरी अमेंडमेंट आई थी 1993 में, और फिर लास्ट अमेंडमेंट आई 2002 में। लास्टली फुल एक्ट वाज चेंज्ड इन 1919 और उसके बाद 2019।
आखिर बार जो चेंज हुआ था और जो अभी तक भी चल रहा है वो है 2019 का अमेंडमेंट। उसमें बार बार चेंजेस किए गए थे। दिस न्यू रीनेम्ड और सीपीए को रीनेम करके अब बना दिया गया कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दिस इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसका पूरा नाम है कोपरा 2019। तो हमने ये चीज याद रखनी है। 1986 में पहली बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, सीपीए 1986। उसके बाद इट गॉट अमेंडेड इन 1991, देन इन 1993, देन इन 2002 एंड फाइनली इन 2019 एंड इट वाज रीनेम्ड एज कोपरा 2019। Now COPRA 2019 was enforced on 20th July 2020। 2020 जुलाई को ये enforce किया गया और ये उसकी enforcement date है that is mandatory to write in your exam। Now let's talk about the extent। अगर हम extent की बात करें 1986 वाले कोपरा एक्ट की, तो it extends to whole of India। ये पूरी इंडिया में extended था, सारी गुड्स एंड सर्विसेज पे अप्लाइड था। पहले J&K पे नहीं अप्लाइड था और अब ये J&K पे अप्लाइड हो गया। तो कोपरा जो 2019 है उसका सेक्शन 1 ये बताता है कि पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। पहले J&K पे नहीं अप्लाइड था, अब एज J&K इज अ पार्ट ऑफ इंडिया तो ये उस पर भी अप्लाइड है। तो कोपरा 2019 को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया गया 1986 से 2019 तक। इसको रिप्लेस किया गया, इसको पास किया गया 2019 में पार्लियामेंट में एंड प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसको एनफोर्स किया गया 20 जुलाई 2019 में। तो कोपरा 2019 जो है ये कवर करता है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस एंड टेली शॉपिंग। खाली ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मार्केट एक्टिविटीज को ही लेता है या फिजिकल एक्टिविटीज को ही लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस एंड टेली शॉपिंग दोनों को ही इंक्लूड करता है। Second point is, this is I am talking about the nature and features of COPRA। Consumer complaint can be filed at place where complaint resides or works। पहले सेलर वाली जगह कंप्लेंट होती थी और अब यहाँ पर कंप्लेंट होती है। कंज्यूमर कंप्लेंट जो होती है इसमें फाइल की जा सकती है जहां पर भी सेलर रिसाइड करता है, जहां पर भी सेलर रहता है। उसके बाद आपका ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट इज इंक्लूडेड एंड वर्चुअल हियरिंग हैज टू बीन स्टार्टेड। ई फाइलिंग जो है कंज्यूमर कंप्लेंट्स की वो भी की जा सकती है और वर्चुअल हियरिंग्स भी होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जाना पड़ेगा या आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं। लिमिट्स क्या है इसकी? डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की वो 1 करोड़ तक देखी जाती है। पहले इसकी वैल्यू की जो लिमिट थी वो 20 लाख तक के केसेस की थी, कि जो 20 लाख तक का कॉम्पेंसेशन का केस था वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाता था। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम की जो लिमिट हो गई है वो 1 करोड़ की हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टेट कमीशन जो है उधर पहले जो लिमिट थी वो 1 करोड़ की थी, अब वो लिमिट 10 करोड़ की हो गई है। मतलब 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक के केस डिस्ट्रिक्ट फोरम में स्टेट फोरम में देखे जाते हैं। एंड नेशनल कमीशन की अगर हम बात करें तो अर्लियर इट्स लिमिट वाज स्टिल 1 करोड़, मगर अब उसका था कि 10 करोड़ से ऊपर के सारे केसेस जो है वो नेशनल कमीशन में या नेशनल फोरम में जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द 3 फोरम्स और उनकी लिमिट्स। अब हम बात करते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोपरा एंड सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे भी कभी कभार क्वेश्चन अलग से आ जाता है। दो व्हेनेवर यू विल राइट कोपरा 2019 आप साथ में ये इंक्लूड भी करेंगे। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA has been established which investigates the matter, recall the product and withdraw the services and file cases at district forum। Yes, CCPA जो है वो एस्टेब्लिश की गई है किस लिए? जिसका काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना मैटर का, कि क्या मैटर है, प्रोडक्ट को रिकॉल करें, सर्विसेज को विड्रॉ करें और डिस्ट्रिक्ट फोरम में उसका केस को फाइल करें। नंबर 1। नंबर 2, कंज्यूमर कैन गेट कॉम्पेंसेशन फॉर एनी हार्म आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट। सपोज मैंने कोई क्रीम यूज की और वो क्रीम यूज करने से मेरी बॉडी पे रैशेस हो गए और जब उसको चेक कराया गया तो हो सकता है कि उस क्रीम में कुछ ऐसे मैल एलिमेंट्स निकले जो कि नुकसानदायक थे। तो उसका जो केस है वो कंज्यूमर जो है इसके कॉम्पेंसेशन के लिए प्रोडक्ट के यहाँ पर डाल सकता है, कोई भी अगर उसको हार्म हुआ है तो। फिर मीडिएशन सेंटर्स बनाए गए ताकि डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके एंड कोर्ट कैन सेटल डिस्प्यूट थ्रू मीडिएशन। मीडिएशन जैसे कि मैंने आर्बिट्रेशन की वीडियो में आपको बताया था मीडिएशन क्या होता है, जिन्होंने नहीं देखी वो आर्बिट्रेशन की वीडियो देख सकते हैं। मीडिएशन इन शॉर्ट कि जब दो लोगों के बीच में किसी एक समझदार आदमी को बिठा के उनके बीच में एक मीडिएटर को बिठा के उनके प्रॉब्लम को सुलझा दिया जाता है, उसको मीडिएशन कहते हैं। तो मीडिएशन के जरिए यहाँ पर इनके केसेस को संभाला जाता है। अब मीडिएशन के बाद इसमें नेक्स्ट क्या है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट। नाउ कोपरा जो बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है?
इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए बात करना, उसके बेटरमेंट के लिए बात करना, उसके इंटरेस्ट की बात करना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट करना। टू मेक प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर काउंसिल्स, उसके बाद इसका एक और एम क्या है, कंज्यूमर काउंसिल्स बनाना और दूसरी अथॉरिटीज बनाना जो कि कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं। टू सेटअप क्वाजी जुडिशियल मशीनरी को सेटअप करना सो दैट स्पीडी जस्टिस कैन बी टेकन प्लेस एंड रिड्रेसल ऑफ केसेस कैन बी टेकन प्लेस, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को निपटाया जा सके। अब यहाँ पर ये हमें ये भी बताता है कोपरा की कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या है। अब एक कंज्यूमर के अगर हम राइट्स की बात करें तो सबसे पहला राइट, एक हर कंज्यूमर का जो राइट होता है वो होता है राइट टू सेफ्टी। हर इंसान को सेफ चीजें यूज करने का पूरा पूरा अधिकार है। अगर आप कोई चीज खरीद के लाए मार्केट से और वो सेफ नहीं है, देन यू कैन पुट केस ऑन दैट। सेकेंड इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज हम शॉप पे जाते हैं, हम चीजों की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो शॉपकीपर इरिटेट हो जाता है, तो उसको कोई राइट नहीं है इरिटेट होने का। ही हैज अ ड्यूटी टू गिव यू फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बारे में अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो इट्स योर, द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, आप जाके उसको सू कर सकते हैं। थर्ड इज राइट टू चूज। आपके हाथ में है, आपका ये राइट है कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर से आप 10 चीजें मांगे और उसमें से चूज करें। अगर वो आपको वैरायटी दिखाने से मना कर रहा है तो दैट इज रॉन्ग ऑन हिज पार्ट। फोर्थ इज राइट टू बी हर्ड। अगर आपको कोई चीज नुकसान दे रही है या आपको कोई चीज तंग कर रही है तो आपकी बात सुनना इनकी ड्यूटी और आपका राइट है अपनी बात सुनवाना। राइट टू सीक रेड्रेसल। आपको रेड्रेसल भी मिलेगा, मतलब अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपको न्याय ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव राइट टू सीक रेड्रेसल। देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर की एजुकेशन का राइट भी है आपके पास कि आप पूरा का पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी लें, उसके ऊपर अप्लाई करें और आप उस चीज को जी सकते हैं। तो राइट टू सेफ्टी। एवरी कंज्यूमर हैज राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केट एंड गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। I will read the explanation for you. Right to information. Every consumer has a right to be informed about quality, quantity and purity of the product and so that to protect him from unfair trade practices. Third was right to choose. Every consumer has right to choose from variety of goods and services at competitive prices. Right to be heard. Every consumer has right to be heard to be assured that his interest will receive due consideration in the forum. Right to seek redressal means every consumer has a right to seek redressal against unfair trade or restrictive practices or exploitation of the consumer. Right to consumer education. Right to know about the rights and remedies available to the consumer is his right. ठीक है. Then next is Consumer Protection Council. अथॉरिटी के बाद अब हम बात करेंगे काउंसिल की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स एडवाइजरी बॉडीज होती हैं। ये कोई न्याय करने वाली बॉडीज नहीं है, ना ही ये पनिश कर सकती हैं। इनका काम सिर्फ एडवाइज करने का है और ये एस्टेब्लिश हुई है 3 लेवल पे, अगेन वही डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट नेशनल लेवल, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्टेट जो सेंटर सीपीसी है वो एस्टेब्लिश होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे और इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। इसके मेंबर में एक चेयरमैन होता है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो कौन होता है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सेंट्रल अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा होता है इसी के अंदर ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू रूल 3 इसमें 150 मेंबर होने चाहिए। किसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में। और इनका जो टर्म है, काम करने का जो टर्म होता है, वंस अपॉइंटेड दे आर अपॉइंटेड फॉर 3 years। मीटिंग्स इनकी कंपलसरी हेल्ड होनी चाहिए एक बार साल में कम से कम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी आप मीटिंग करें। चेयरमैन जो होता है वो फिक्स करता है प्लेस ऑफ मीटिंग कि कहां पर मीटिंग होगी एंड प्रोसीजर फॉलो होता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोसीजर फॉलो करवाया है वही आप फॉलो करेंगे। ये हो गया आपका स्टेट सीपीसी, सेंटर सीपीसी के बारे में। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीपीसी। इसका जो सेंटर सीपीसी है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहली, कंज्यूमर के प्रोटेक्ट करना हैजार्डस गुड्स से, उनको इन्फॉर्म करना उसकी क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड के लिए। राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, सीक रेड्रेसल एंड कंज्यूमर एजुकेशन, ये सारे इनके राइट्स। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट सीपीसी की तो सेम इसमें क्या होता है, एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन स्टेट गवर्नमेंट, उधर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का है। ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं, बट वहां पर 150 मेंबर थे, यहाँ 10 मेंबर है। वहां पर 3 साल में एक बार मीटिंग होनी जरूरी है, यहाँ पर मिनिमम 2 बार मीटिंग होनी जरूरी है, और मैक्सिमम की यहाँ पर भी कोई लिमिट नहीं है।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सीपीसी पे अगर हम जाए तो ये एस्टेब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट ही, और इसमें जो कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन काउंसिल का, वो आपका अपॉइंट होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो चेयरमैन होता है उसके लिए। मीटिंग जो है मिनिमम 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम की अगेन कोई लिमिट नहीं है, और जो इसकी पावर्स है वगैरह है वो सब सेम है, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिक्वायर्ड, इसमें चाहिए क्या क्या होता है अगर आपको अप्लाई करना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, तो व्हाट यू ऑल यू नीड इज नंबर 1 नेम ऑफ कंप्लेनेंट एंड फुल एड्रेस। जैसे मैं अगर कंप्लेंट करना चाह रही हूँ तो मेरा नाम, मेरा फुल एड्रेस, नेम ऑफ अपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की है उसका नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस और विद डेजिग्नेशन कि वो कौन है। उसके बाद फैक्ट्स एंड ऑफ द कंप्लेंट्स एंड ग्राउंड्स ऑन विच कंप्लेंट इज फाइल्ड, सारे फैक्ट्स जो भी प्रॉब्लम है उसके सारे फैक्ट्स, साथ ही साथ ग्राउंड्स जिस पे आप कंप्लेंट डाल रहे हो। फिर डॉक्यूमेंट सपोर्ट करने के लिए जैसे कोई कैश मेमो हो गई या कुछ और हो गया। फिर एक एफिडेविट लगता है इसके साथ एंड साइन ऑफ कंप्लेनेंट एंड ऑफ अथॉरिटी के सिग्नेचर्स और जो कंप्लेंट कर रहा है उसके सिग्नेचर, ये सब चीजें चाहिए आपको कंप्लेंट करने के लिए। रिलीफ क्या प्रोवाइड किया जाता है इसमें, व्हाट आर द रिलीफ प्रोवाइडेड, या तो गुड्स रिप्लेस कर दिए जाते हैं, रिटर्न कर दिए जाते हैं विद प्राइस, कॉम्पेंसेशन पे कर दिया जाता है, टू डिसकंटिन्यू टू द अनफेयर प्रैक्टिसेस, उनको रोक दिया जाएगा अनफेयर प्रैक्टिस करने के लिए, एंड डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए कहा जा सकता है, टू रिमूव द डिफेक्ट, टू रिप्लेस द गुड्स, टू रिटर्न द प्राइस, टू पे कॉम्पेंसेशन एंड टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर प्रैक्टिसेस। नाउ इसमें आप जब भी आपकी को प्रॉब्लम हुई है उसके 2 साल के अंदर अंदर ही आप इसको फाइल कर सकते हैं, उसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, यू कांट अप्लाई फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाउ व्हाट आर द पेनल्टीज, पेनल्टीज क्या क्या पड़ती हैं इसके अंदर, जो कंप्लेनेंट है उसको क्या क्या इसमें मिल सकती है, क्या क्या वो पेनल्टीज दिलवा सकता है। या तो 1 महीने से लेके 3 साल तक की जेल हो सकती है, मिनिमम इज 1 मंथ एंड मैक्सिमम इज 3 years, और जो कॉम्पेंसेशन है, जो फाइन है वो पे किया जाता है, मिनिमम 2000 एंड मैक्सिमम इज 10,000, ये आपका होता है इसका फाइन भी, या दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो कॉम्पेंसेशन है, मानहानि है, वो तो अलग ही है। एंड 4 week टाइम इज गिवन बिफोर अरेस्टिंग, और उसको अरेस्ट करने से पहले 4 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि वो जो भी इसमें सॉर्ट आउट अपना करना चाहता है वो उसको कर सकता है, और जो भी उसको दोबारा से रीअप्लाई करना है या कुछ करना है तो उसको दोबारा से अप्लाई कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोपरा 2019। हमने पढ़ा कोपरा इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है बहुत पहले बना था और उसके बाद में कई सारी अमेंडमेंट्स हुई है। फाइनली जो अभी तक चल रहा है वो चल रहा है 2019 वाला, जो कि 20 जुलाई 2019 में आपका फाइनली बना, और वो अभी तक इन है, और 20 जुलाई 2020 को ये इन्फोर्स किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उसके साथ जो भी गलत होता है उन सब चीजों के साथ उसको एजुकेट करना कि उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उसको कैसे कैसे किस तरीके से कहाँ कहाँ किस किस फोरम में वो जा सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। आज एक जनरल जो ह्यूमन बीइंग होता है वो जल्दी से कंज्यूमर कोर्ट तक नहीं जाता, उसको ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, तो छोटी छोटी चीजों को ना हम इग्नोर कर देते हैं। तो एक रैशनल सिटीजन होने के नाते आई विल सजेस्ट यू कि आपको भी बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, और आपको भी कभी भी मार्केट जाएं तो कैश मेमो जरूर लें, सो दैट इट इज अ बिग प्रूफ। अगर कल को कोई आपके साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो आप उसके वो एक ऐसा सबूत होता है जिसपे कभी भी एक शॉपकीपर मना नहीं कर सकता, ही कांट डिनाई कि उसने वो चीज आपको नहीं बेची। वरना सोचिए आपके पास कैश मेमो नहीं है तो अगर आप उसके खिलाफ कंप्लेंट डालते भी हैं तो वो डिनाई कर जाएगा, मेरे पास तो क्या सबूत है आपके पास कि आपने मेरी दुकान से खरीदा है, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, तो कोर्ट भी आपकी बात कहीं नहीं सुनेगी। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप एक अवेयर सिटीजन बने, एक अवेयर कंज्यूमर बने, और अगर कल को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यू कैन इमीडिएटली अप्लाई इन अ कंज्यूमर फोरम। पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम से सुनवाई शुरू होती है और फिर स्टेट और फिर नेशनल लेवल पे जाती है ये चीज, और ये आपको डेफिनेटली न्याय दिलवाती है, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलता है और साथ ही साथ कॉम्पेंसेशन भी मिलता है। तो बी अवेयर सिटीजन एंड कीप लाइकिंग माई चैनल। मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है आप सबसे। कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, कीप लाइकिंग माई वीडियोज। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।